तो नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके लिए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और यह है पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह यूरोप में वाणिज्यवादी अवधारणा ने सोने चांदी की चाहत को बढ़ाया और किस तरह इस चाहत ने यूरोपीय देशों के बीच एक व्यापारिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि स्पेन की सोने चांदी की आमद के कारण किस तरह यूरोप में 16वीं शताब्दी में एक आर्थिक संकट आया और किस तरह उससे पूरी यूरोपीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हमने ये भी देखा था कि इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश था जो इस आर्थिक संकट से बचा था। दोस्तों, इसके बाद आज हम इस दूसरी वीडियो में देखेंगे वाणिज्यवाद के अंतर्गत कि भारत में वाणिज्यवाद के अंतर्गत यूरोपीय जो देशों की कंपनियां आई थी उनका किस तरह विकास हुआ। दोस्तों, वाणिज्यवाद के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वाणिज्यवाद के अंतर्गत यह माना जाता था कि किसी देश के पास जितना अधिक सोना चांदी होगा वह देश उतना ही अधिक अमीर माना जाएगा, और अगर किसी देश के पास यह सोना चांदी प्राकृतिक रूप से नहीं है तो इसे व्यापार के द्वारा हासिल करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, एक के बाद एक 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में की गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में की गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई और 1700 कुछ में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दोस्तों, इन कंपनियों की स्थापना का उद्देश्य यही था कि इनके माध्यम से ये यूरोपीय देश पूर्व के साथ व्यापार करके आर्थिक समृद्धि, सोना चांदी प्राप्त करना चाहते थे। और इस पूर्व का मतलब दोस्तों था सोना, क्योंकि पश्चिमी जगत में इस तरह की एक अवधारणा शुरू से काम कर रही थी कि पूर्व में समुद्र के किनारे सोना चांदी पड़ा होता है और अगर वहां पहुंचा जाए तो वहां से सोना चांदी उठाकर ले आएंगे। इसके अलावा यह भी माना जाता था कि पूर्व में जो राजा है वो इतना ज्यादा दयालु है कि यदि वहां पहुंचा जाए तो वह मदद करेगा। इसके अलावा व्यापार की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत संभावना वाला था। इसीलिए इन सारे कंपनियों को की स्थापना के बाद इन्हें पूर्वी देशों के साथ और खास तौर पर भारत के साथ व्यापार करने के लिए भेजा गया। दोस्तों, वाणिज्यवाद की एक अवधारणा के अंतर्गत हमने यह भी पढ़ा था एक मान्यता में कि वाणिज्यवाद के अंतर्गत यह माना जाता था कि युद्ध लड़ना अवश्यंभावी है और ये युद्ध न केवल यूरोपीय कंपनियों ने आपस में लड़े बल्कि उन देशों की स्थानीय सरकारों से भी लड़े जहां इन्होंने व्यापार के लिए अपने पैर पसारे। उदाहरण के लिए हम भारत की बात करते हैं। दोस्तों, भारत में जो दो प्रतिस्पर्धी कंपनियां थी जो आपस में न केवल ताकतवर थी बल्कि प्रतिस्पर्धी थी, वो थी इंग्लैंड और फ्रांसीसी कंपनियां। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों के बीच 3 युद्ध हुए थे 1746 से लेकर 1763 के बीच। दोस्तों, इन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 3 युद्ध थे जो 1746 से 1763 के बीच इंग्लैंड और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच रुक रुक कर हुए थे और इन युद्धों को न केवल यूरोप में लड़ा गया बल्कि भारत में भी लड़ा गया। अंतिम रूप से इनमें जो जीत हुई वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई और उसके बाद दोस्तों व्यापार करने की जो इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धी कंपनी थी फ्रांसीसी, वो एक तरीके से लीग से हट गई। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो इसकी सबसे बड़ी व्यापारिक गतिविधि यह थी कि यह पूरब से सामान खरीद के इसको पश्चिम में ऊंची कीमतों पर बेचती थी और ये जो सामान था मुख्य रूप से सूती कपड़ा था, क्योंकि भारत में बनाया गया सूती कपड़ा इतना महीन था, इतना आकर्षक था कि यूरोप में ज्यादातर लोग उसे खरीदकर पहनना अपनी आलीशानता की, अमेरिका की निशानी मानते थे और इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया था। लेकिन इसके लाभ के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में दोस्तों आलोचना होती थी। उस आलोचना की जो वजह थी वो ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा कोई साधन या माध्यम नहीं था जिसके द्वारा कंपनी भारत के कपड़े को खरीद सकती। इसीलिए अक्सर ये लोग इंग्लैंड के व्यापारी सोने चांदी के द्वारा भारत के कपड़े को खरीदते थे। और वाणिज्यवाद के अंतर्गत एक मान्यता यह थी दोस्तों कि सोना चांदी किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी मात्रा में सोना चांदी लेकर आ रही थी इंग्लैंड से, इसीलिए कंपनी की इंग्लैंड में बहुत आलोचना होती थी। परंतु आलोचना के बावजूद भी इसको कभी खत्म नहीं किया गया था। खत्म इसलिए नहीं किया गया था कि कंपनी बहुत लाभ कमा रही थी और इंग्लैंड के राजा रानी को भी इन्होंने बहुत सारा लोन दिया हुआ था।
इसीलिए चाहे आलोचना ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही थी इंग्लैंड में, परंतु उसके अधिकार को, क्योंकि व्यापार के लिए उसको एकाधिकार दिया गया था भारत के साथ, तो उस एकाधिकार को न केवल बनाए रखा गया और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी समाप्त करने के बारे में सोचा गया। लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नसीब भारत में बदल गया और ऐसा हुआ बंगाल के साथ किए जाने वाले युद्धों के परिणाम स्वरूप। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया सिराजुद्दौला के साथ, और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी शामिल थे। ये सारे लोग हार गए अंग्रेजों से इस युद्ध में, जिसके कारण 1765 में एक संधि की गई दोस्तों। इस संधि को इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, और इस संधि के कारण इंग्लैंड को या कंपनी को भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब था लगान एकत्रित करने का अधिकार। इससे क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ही पैसा इकट्ठा करके भारत के सामान को खरीदकर यूरोप में बेचने लगी। और इसका एक दूसरा मतलब यह भी था कि इंग्लैंड से अब सोना चांदी लाने की जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में आलोचना पूरी तरीके से बंद हो गई, और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड की जो बाकी कंपनियां थी वो भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मांगने लगी। दोस्तों इसके बाद यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अलग अलग राज्यों के साथ युद्ध लड़ा और उन्हें अपने अधीन बना लिया। माइकल फिशर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिकल अनेक्सेशन ऑफ ईस्ट इंडिया ऑफ इंडिया। 1750 से लेकर 1857 के बीच की यह कहानी बताती है। माइकल फिशर ने दर्शाया है कि 1857 का विद्रोह आते आते अंग्रेज भारत के 63% इलाके को अपने अधीन कर चुके थे, और इस 63% इलाके के ऊपर पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन था, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से था या अप्रत्यक्ष रूप से था। और इसके शासन के लिए अंग्रेज लोग यहीं से पैसा इकट्ठा करते थे और उस पैसे से लाभ कमाकर इंग्लैंड में बेचते थे। तो दोस्तों ये वाणिज्यवादी अवधारणा थी जिसके अंतर्गत हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के युद्ध और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक विस्तार को समझ सकते हैं। दोस्तों ये दूसरी वीडियो थी इसके बारे वाणिज्यवाद के संबंध में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही दूसरी वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर। धन्यवाद।